बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इसको शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है, कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या फैक्टर्स हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हो या इनकम इलास्टिसिटी हो या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो, हर एक में 5-5 डिग्रीज होती हैं। एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो डिग्रीज मैंने आप लोगों को 5 बताई थी, लेकिन उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट जो डिग्रीज है ना वो हैं, एक है मोर इलास्टिक और दूसरी जो है वो क्या है, लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक को मैंने बताया था इलास्टिक भी कहते हैं और लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक कहते हैं। तो मोर इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि मोर प्रोपोर्शनेट चेंज, और इसको हम कहते हैं लेस प्रोपोर्शनेट चेंज। तो ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब ये है कि इस मोर प्रोपोर्शनेट चेंज को कहते हैं मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और मोर प्रोपोर्शनेट डिक्रीज, और इसको कहते हैं लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और लेस प्रोपोर्शनेट डिक्रीज। ये पिछला लेक्चर देखेंगे ना, उसमें ये बातें मैंने समझाई हुई। अब डिटर्मिनेंट्स में देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिग्रीज जो हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की या तो मोर इलास्टिक हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाती है। समझ रहे हैं ना? तो इन दोनों में से एक चीज़ है, यानी या मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। यानी वो 5 में से भी हम 2 पर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम इन 2 पे बात करेंगे, यानी लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक। ये समझ गए? इट्स नॉट वर्किंग। एक मिनट, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ। ओके जी। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ आ गए कि हमने इसके अंदर हेडिंग्स को पढ़ना है, डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ना है, लेकिन वो फैक्टर्स क्या हैं उसमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होती है। तो उसमें पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, वो है नेचर ऑफ द गुड। नेचर ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ द गुड।
तो नेचर ऑफ द गुड में अगर आप लोग देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसी होती हैं जो लग्जरीज होती हैं। अब आप बताएं कि कौन सी चीज़ें नेसेसिटीज़ जो हैं उसमें आप कितनी तब्दीली लेके आ सकते हैं। नेसेसिटीज़ की अगर प्राइसेस में चेंज आ जाए तो आप उसकी डिमांड में कितनी तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो इसके अंदर आप इतनी तब्दीली नहीं लेके आ सकते, ठीक है ना। इसलिए नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं। समझ आ गई बात। और लग्जरीज जो होती हैं अगर उनकी कीमतों में तब्दीली आ जाए तो उसके अंदर आप ज़्यादा तब्दीली लेके आ सकते हैं, मोर इलास्टिक होती हैं, उनको हम मोर इलास्टिक कहेंगे, ठीक है ना जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेसेसिटी की एग्ज़ाम्पल लें कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है वो नेसेसिटी है। अब पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हो जाए तो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो बढ़ जाए तो आप उसकी डिमांड कम तो करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे, इतनी करेंगे बस। समझ रहे हैं ना, ये जितना मैंने एरो लगा के आपको समझाया ये इतनी करेंगे आप लोग। तो उसमें लाभ डिमांड तो पूरा होगा कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आटा है तो प्राइस जो है वो फ्लोर की वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो उसके नतीजे में डिमांड तो कम होगी, लेकिन डिमांड थोड़ी सी कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं कम हो सकती क्योंकि ज़रूरत है ना। तो नेसेसिटीज़ के अंदर जो डिमांड के अंदर तब्दीली आती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, उसमें थोड़ी आती है तब्दीली, इसलिए वो लेस इलास्टिक होती है। समझ गए। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें प्राइस जो है वो फ्लोर की कम हो जाती है तो आप क्या 2 रोटियां खा रहे हैं तो 10-10 खाना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो डिमांड बढ़ेगी तो सही आटे की, लेकिन वो भी कितनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। समझ गए ना। तो ये देखें इतनी से बढ़ेगी। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब इसमें इजाफा भी कम होता है और कमी भी कम होती है, और जिसमें इजाफा भी कम हो और कमी भी कम हो, जैसे लेस प्रोपोर्शनेट डिक्रीज और लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो, तो वो क्या होता है, वो इन इलास्टिक होता है, या फिर वो क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। समझ गए। इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल की बात कर रहा था, पेट्रोल जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि वो कम हो जाता है तो क्या आप क्या करेंगे, कितनी की डिमांड बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ा देंगे बस। ये तो नहीं होगा आप इतनी डिमांड बढ़ा दें तो उसमें रोटियां पकाना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा ना, पेट्रोल से तो गाड़ी चलनी। तो डिमांड जो है वो प्राइस के कम होने से बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। तो इसमें देखें कमी भी थोड़ी हो रही है, इजाफा भी थोड़ा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर अब ये फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कि कमोडिटी की नेचर ऐसी है जिसकी वजह से उसकी जो डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक। इसी तरीके से अगर हम लग्जरीज की तरफ आ जाएं, लग्जरीज जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक किसी शख्स के लिए एसी है, एयर कंडीशनर, एसी जो है वो लग्जरी है, ये उसकी एग्जांपल है। और फ़र्ज़ करते हैं कि एसी की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो एसी की कीमत में जब इजाफा होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड में कमी तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। मतलब सब लोग कहेंगे जी हम नहीं खरीदते, जब सस्ता होगा तब ले लेंगे, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इसकी डिमांड में ज़्यादा कमी आ सकती। और अगर प्राइस जो है वो एसी की थोड़ी सी आप कम करें तो हो सकता है कि उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा आ जाए। तो इसमें इजाफा भी ज़्यादा होगा और इसमें कमी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या है, ये मोर इलास्टिक है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं ना वो ऑथेंटिक नहीं है। ये कोई आप फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना कोई आप मतलब नेचुरल साइंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोशल साइंस है। और इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, वो इंसानी रवैये से है। तो रवैये को ही हमने इकोनॉमिक लॉज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसलिए आप कहें जी कि
एग्जाम्पल दें इसकी, तो एग्जाम्पल जो है वो वेरी करती रहेगी, कोई हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक शख्स है, वो उस जैसे मैं मुल्तान से हूँ, तो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर एसी जो है वो नेसेसिटी है, यानी एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी नहीं है। यहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी को आप जनरलाइज करके नहीं लिख सकते कि एसी हमेशा ही हर शख्स के लिए ही लग्जरी होगा, किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकता है। इसी तरीके से कार फर्ज कर लें, कार, अब कार जो है वो आप कहें जी वो लग्जरी है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए नेसेसिटी हो। समझ रहे हैं ना? फर्ज करें एक बंदे को डस्ट एलर्जी है, तो वो कहेगा मेरे लिए तो कार ज़रूरत है, नहीं समझ आई। और हो सकता है दूसरे शख्स के लिए वो क्या हो, लग्जरी हो। तो इसलिए बात को समझना है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती हैं कि एक पर्सन के लिए वो लग्जरी हो, दूसरे पर्सन के लिए वही चीज़ जो है वो नेसेसिटी हो। तो असल चीज़ ये समझनी है कि उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से उस चीज़ की डिमांड में कितनी तब्दीली आती है। अगर बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, तब्दीली मीन्स के इजाफा भी बहुत ज़्यादा होता है और कमी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर मोर इलास्टिक है। और अगर इसी तरीके से उस किसी एक चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से उसकी डिमांड में बहुत थोड़ी तब्दीली आती है, थोड़ी तब्दीली मतलब कि कमी भी थोड़ी आती है और इजाफा भी थोड़ा होता है कीमत के मुकाबले में, तो फिर वो लेस इलास्टिक है। ये बात समझ के आप किसी भी चीज़ की उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ इस मेयार पे पूरा उतरती है तो ये लेस इलास्टिक है और इसकी डिमांड, और अगर नहीं उतरती इस रूल पे पूरा तो वो मोर इलास्टिक है। समझ गया ना? अब आप इस पे ये नहीं कहेंगे जी आपने कहा था कार जो है वो लग्जरी है, तो भाई वो लग्जरी किसी के लिए होगी, किसी के लिए नहीं होगी। एसी किसी के लिए लग्जरी होगा, किसी के लिए नहीं होगा, जैसे मैंने आपको मुल्तान की एग्जांपल दी। तो लेकिन असल चीज़ ये समझने वाली है कि नेसेसिटीज, जिसके लिए भी जो चीज़ नेसेसिटी बनती है वो लेस इलास्टिक है, और जिसके लिए जो चीज़ लग्जरी होती है वो मोर इलास्टिक है। ये चीज़ तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये रूल है ये। अब नेसेसिटी कौन किसको क्या समझता है ये डिफरेंट हो सकता है कि कार किसी के लिए लग्जरी भी हो सकती है, किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकती है। तो ये जो एग्जामिनर होता है वो लिखता है कि ये चीज़ फलाने के लिए लग्जरी है और लग्जरी में बताएं क्या करेंगे, या फिर जर्नली कार, एसी, ये जो चीज़ें होती हैं ना जो जो कि ड्यूरेबल्स होती हैं, समझ रहे हैं, लग्जरीज या ड्यूरेबल्स जो होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो मोर इलास्टिक होती हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ ड्यूरेबल कहते हैं जो कि जिसकी लॉन्गेविटी जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मीन्स, इसको ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। ड्यूरेबल का वैसे मतलब होता है पायदार, इसको ड्यूरेबल भी कहते हैं, ठीक है ना जी? तो ड्यूरेबल भी कहते हैं। ड्यूरेबल मीन्स विच हैज़ लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब है उम्र उसकी मोर देन 1 ईयर। जैसे सोफ़ा है, अब सोफ़ा जो है ड्यूरेबल है, तो इसी यानी जिनकी जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की है, तो एसी भी देख लें 1 साल से ज़्यादा चलता है, वॉशिंग मशीन भी 1 साल से ज़्यादा चलती है। तो जो भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो मोर इलास्टिक होती हैं, उनमें आप ज़रा तब्दीली ला सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो लग्जरीज जो हैं वो भी ड्यूरेबल में आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा एसी भी ड्यूरेबल है, इसी तरीके से कार भी ड्यूरेबल है, टेलीविज़न भी ड्यूरेबल है। तो ये क्यों है? क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो 1 साल से
लॉन्गेविटी क्या है, मोर देन 1 ईयर, तो वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है जी, और वो क्या होती हैं, मोर इलास्टिक। तो अब आपने गुड की पहचान करनी है कि अब पेट्रोल जो है वो नेसेसिटी है, घी जो है वो नेसेसिटी है, आटा क्या है, नेसेसिटी है, पानी क्या है, नेसेसिटी है। तो ये ज़रूरत है लोगों की, और इसमें उनकी कीमत, इसीलिए देखें कीमतें बढ़ेंगी भी इन्हीं चीज़ों की, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं लाते हैं। अभी आप देख लें कि बाकी जो ड्यूरेबल्स होंगी उनमें लोगों को पता है, या जो बेचने वाले हैं उनको पता है कि अगर हमने इनकी कीमत में ज़्यादा तब्दीली लेके आए तो वो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। समझ गए? तो ये पहला पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। नेचर ऑफ द गुड के हवाले से मैंने आपको 3 तरह की बताई हैं बातें, एक ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है ना जी। तो नेचर ऑफ द 3 नेचर बताई हैं मैंने, एक नेसेसिटीज़, एक लग्जरीज, और एक जो है वो ड्यूरेबल्स। तो ये इस पूरे क्वेश्चन में हमने हेडिंग्स ही पढ़नी है, ये पहली हेडिंग थी, और इसमें फैसला हमने इन 2 चीज़ों का करना है कि मोर इलास्टिक हैं या लेस इलास्टिक हैं। समझ आ गई बात? तो अब आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं। तो दूसरी हेडिंग है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स, अब सब्स्टिट्यूट्स कल मैंने पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूट को कहते हैं जो कि जो कि अल्टरनेटिवली यूज़ होती हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट को अल्टरनेटिव गुड्स भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेप्सी और कोक, है ना, ये सब्स्टिट्यूट है जो कि सेम पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती हैं, वो सब्स्टिट्यूट होती है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई पूरे और भी कोई पढ़ाए, तो अगर पढ़ाए तो आप कहेंगे ये फलां डॉक्टर रमज़ान का ना, ये सब्स्टिट्यूट है। समझ नहीं आई बात? तो यानी उसका मुतबादल है। तो सब्स्टिट्यूट को अल्टरनेटिव गुड्स भी कहते हैं, यानी विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनदर, यानी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जो इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं वो जॉइंट होती हैं, यानी विच आर यूज्ड जॉइंटली, वो जॉइंट गुड्स होती हैं। विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनदर और ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अब हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूट के हवाले से क्या है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो एक दुकान पे जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मुझे चाय चाहिए, तो वो कहता है कौन सी जनाब? तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी मुझे लिप्टन चाय चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये आपने एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, ये एक तंज है हमारे लोगों के ऊपर कि हमारे लोग जाके ये कहते हैं हमें चाय चाहिए। वो बाय नेम नहीं डिमांड कर रहे कि हमें फ़लाँ चाय चाहिए, ब्रांड नहीं बता रहे। वो आप जाके कहते हैं पॉलिश चाहिए, जनाब हमें जो है एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें टीवी चाहिए। भाई टीवी कौन सा चाहिए, किस कंपनी का चाहिए? हम ऐसी नहीं बात करते। तो वो आपको इसलिए उन्होंने समझाया है कि आप जाके कहते हैं चाय चाहिए, वो आगे से कहता है कौन सी जनाब, और अगर वो थोड़ा सा सियाना है दुकानदार, तो वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें चाय देता हूँ। वो चाय देगा जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको, वो क्वालिटी के हवाले से और प्राइस के हवाले से वो चीज़ उठा के देगा जो कि जिसमें उसको फ़ायदा है। तो इसलिए ब्रांड के साथ चीज़ मांगनी चाहिए। लेकिन चलें, ये तो एक अलहदा से मैंने बात समझाई। सब्स्टिट्यूट जो है तो आपने कहा जी कि एक चाय है ए चाय, अच्छा फिर आपने कहा एक बी चाय है, एक सी चाय है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, एक जी है, और पता नहीं कितनी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मेरी बात समझे? तो ये सारे एक दूसरे, ये सारी क्या हैं? ये सारी चाय हैं। ए टी, बी टी, सी टी, डी टी, ये यानी उसके नाम हैं, और ये पता नहीं और बहुत सारे और भी लगे हुए हैं। तो आपको आप क्या कौन सी चाय लेते होते थे? आप ए चाय लेते थे, और पता चला कि ए चाय वालों ने अपनी चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया। तो अब आप को जब ये नज़र आएगा, तो अब आपको नज़र आएगा कि अच्छा मैं अब क्या करूं, तो आप ए चीज़ की डिमांड में कमी करेंगे। तो कितनी कमी कर देंगे आप?
बहुत ज़्यादा कमी करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे ए महंगी होगी तो मैं बी भी ले सकता हूँ, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी और पता नहीं और भी सारी ये सारे नाम हैं। तो इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। देखें इसमें इजाफा इतना सा हुआ है, लेकिन इसकी डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नज़र आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो आप कहेंगे लानत भेजें इसके ऊपर, मैं किसी और को ख़रीद लेता हूँ क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ के, किसी एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हों, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। अब फ़र्ज़ करें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी किसकी भला, ये टी की एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है ना। तो अब एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक सर्जन है। तो सर्जन कौन होता है? जो जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशन करता है। तो आपको पता चलता है कि एक सर्जन जो है वो ए सर्जन है और मुल्तान में, और उसी चीज़ का एक बी सर्जन है। अब आपको पता है कि इसके अलावा और कोई सर्जन नहीं है। तो अब ए सर्जन कहता है कि मैं ऑपरेशन करने के इतने पैसे ज़्यादा लूँगा। तो अब आप इसकी डिमांड में कितनी कमी ले आएंगे, जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूट एक ही है, या हो सकता है ये भी ना हो। तो फिर आप इसकी डिमांड में कितनी कमी कर लेंगे? इतनी। मेरी बात समझ आई है? तो क्योंकि अब आपको सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहे, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उसकी डिमांड में उसकी कीमत में इजाफा होने की वजह से उसकी डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं ला सकते। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल क्या बना? फिर रूल ये बना कि मोर सब्स्टिट्यूट, जितने ज़्यादा एक प्रोडक्ट के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर लेस सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे मैंने आपको सर्जन की एग्जांपल दी, उसका मुतबादल ही नहीं है या बहुत थोड़े सर्जन हैं, तो फिर उसमें तब्दीली भी कितनी लेके आ सकते हो फिर आप? तो तब्दीली भी थोड़ी आएगी, तो वो लेस इलास्टिक डिमांड होगी। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक डिमांड, लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक डिमांड। तो आप तब्दीली इधर ज़्यादा ला सकते थे क्योंकि आपको इससे ज़्यादा मिल रहे हैं, और अगर आपके पास नहीं तो फिर कैसे होगा? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे, जस्ट फॉर जोकिंग, कि आप लोग ये एक नया जब आया था ये जो मैसेंजर और फेसबुक और ये, तो उस वक्त लोग एक दूसरे से मैसेंजर पे बात करते थे, तो पता चलता था फ्रेंड्स होते थे, तो पता चलता था एक फ्रेंड नहीं है तो एक से ज़्यादा फ्रेंड होते थे, 400 फ्रेंड हैं, तो कभी उससे बात शुरू कर देते थे, कभी उससे कर देते थे, कभी उससे कर देते थे। तो इसका मतलब तब्दीली बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। और पता चले अगर एक बंदे की फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड है, तो अब वो कितनी की तब्दीली ले आएगा कि मैं इससे बात नहीं करता, तो फिर किससे करेगा? समझ रहे हैं ना? तो तब्दीली उस वक्त आती है जब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तब आप तब्दीली ला सकते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है इतने, तो फिर आप तब्दीली भी थोड़ी लाएंगे। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी डिमांड। ठीक हो गया? तो ये है दूसरी हेडिंग। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट्स। तो इसका मैंने रूल लिख दिया कि मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक डिमांड और लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक डिमांड। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है वैरायटी ऑफ यूजेस। वैरायटी ऑफ यूजेस। अच्छा, अब ये देखना है कि एक चीज़ के कितने इस्तेमाल हैं। चीज़ एक ही है लेकिन उसका यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो ये अब हमने देखना है। अब तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली को कहते हैं, है ना? बिजली। तो बिजली की बात करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है। अब इसके यूजेस देखें, यूजेस। तो आप कहेंगे टीवी चला लें इससे, इससे जो है वो कंप्यूटर चला लें, है ना? इससे आप रेफ्रिजरेटर चला लें, ठीक है ना?
इससे आप जो है वो जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन और आयरन, पता नहीं क्या क्या इससे चला सकते हैं। तो इसके कितने यूज़ हैं। यानी चीज़ एक है, उससे मतलब इस्त्री कर लें, टीवी चला लें, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, और पता नहीं कितने हैं। तो जिस चीज़ के इस्तेमालात एक से ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर तब्दीली भी तो ज़्यादा लाई जा सकती है कि इसमें सिर्फ मतलब इसके बजाय इसको कर लें, इसके बजाय इसको कर लें, इसके बजाय इसको कर लें, तो उतना ही ज़्यादा उसमें तब्दीली ज़्यादा लाई जा सकती है। समझ गए ना। लेकिन फॉर एग्जांपल एक चीज़ ऐसी है जिसका यूज़ ही मतलब एक टैबलेट है जो मेडिसिन होती, मेडिसिन है ना, तो वो उसका यूज़ है कि वो पेन किलर है। अब वो पेन किलर है तो अब इसके अलावा उसका यूज़ क्या है, सिर्फ पेन को किल करना है। आप कहें जी कि आपको भूख नहीं लगती तो आप फिर भी ये खा लें, तो ये नहीं कर सकते यार। आप कहें जी कि आप के जो है ना कोई और इशू है, ब्लड प्रेशर है, तो आप ये खा लें, नहीं खा सकते। तो उसका यूज़ ही एक है। यूज़, मेरी बात समझ आ रही। अब हम यूज़ पे बात कर रहे हैं, यूज़ यूज़ यूज़, समझ रहे हैं। तो यूज़ ही उसका एक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आप कितनी की तब्दीली लेके आ सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि उसका यूज़ ही एक है। तो जिसके यूज़ ज़्यादा होंगे उसमें तब्दीली भी ज़्यादा आ सकती है, जिसके यूज़ थोड़े होंगे उसकी तब्दीली भी थोड़ी होगी। समझ रहे हैं। तो मोर यूजेस ऑफ ए गुड, मोर इलास्टिक डिमांड, और लेस यूजेस ऑफ गुड, लेस इलास्टिक डिमांड। समझ आई बात आपको। तो इसका मतलब देखें, आपके पास आपके दादाजी की फोटो है, ग्रैंडफादर फोटो है। मतलब फॉर एग्जांपल तलहा है, तलहा के वॉलेट में उसने अपने दादा जान की फोटो रखी हुई है। अब उसके दादा जान की फोटो का यूज क्या है, यूज किसके लिए है, यूज इज ओनली फॉर तलहा, वो सिर्फ तलहा के लिए है। आप वो के तलहा के लें जी, ये सारे फोटो कापी कराएं, सारे एक एक अपनी फोटो, इसकी दादा जान की फोटो सारे एक एक कापी करा के ना अपने अपने पर्स में रख लें, तो लोग कहेंगे हमें क्या करना है, हमने क्या करना है। तो उसका यूज़ सिर्फ आपके लिए है, तो आप उसमें तब्दीली इतनी ज़्यादा नहीं ला सकते, तो आप नहीं ला सकते, तो आपके लिए वो लेस इलास्टिक है, तलहा के लिए। समझ आ रही। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स जो बुक है वो आप जाके उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ है कि वो कौन पढ़ेंगे, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लोग पढ़ेंगे, या बिजनेस के लोग पढ़ लेंगे, या वो कॉमर्स के लोग जो हैं वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा कितने के लोग इकोनॉमिक्स की, आप जाके फिजिक्स वालों को कहें कि ये इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें, तो उनका यूज़ है। यानी फिजिक्स वालों से कहें, फिजिक्स जो है उन्हें कहें ये पढ़ें इकोनॉमिक्स, तो वो कहेंगे हमने क्या करनी है, पढ़े मारो इसको। केमिस्ट्री वालों से कहें कि आप जो है ना इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें, तो उनका उसके लिए उनका क्या है, यूज़ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक के लिए जितने ज़्यादा यूजेस होंगे उतना ज़्यादा मोर इलास्टिक हो जाएगा। अब ये इन लोगों के लिए ये इतनी तब्दीली नहीं ला सकते, ना इकोनॉमिक्स वाले, ना बिजनेस वाले, ना कॉमर्स वाले। इकोनॉमिक्स की बुक के हवाले से कितनी तब्दीली ले आएंगे, उन्हें लेनी है, उनके लिए ज़रूरत है ये, तो ये लेस इलास्टिक हो जाएगी। तो जिसके यूज़ कम होंगे वो उसके लिए वो क्या है, ज़रूरत होगी उसकी, जो इसको ले रहा है। तो ये रूल याद रखना कि जितने यूजेस ज़्यादा होंगे उतनी मोर इलास्टिक होगी, जितने यूजेस कम होंगे उतनी लेस इलास्टिक होंगी। ये समझ गए। ये तीसरा हेडिंग थी जो मैंने आपको समझाई, यूज वैरायटी ऑफ द यूजेस, वैरायटी ऑफ द यूजेस। अच्छा, तो ये तीन बातें होंगी। चौथी बात करते हैं, चौथी हेडिंग पे बात करते हैं। और चौथी क्या है हेडिंग, वो है चौथी हेडिंग है डेफर्ड डेफर्ड कंजम्पशन। तो डेफर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खर्च, डेफर का मतलब होता है मुलतवी कर देना।
मुलतवी करना, टाल देना, मुलतवी कर देना, ठीक है ना। डेफर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब है कि खर्च करना, तो आप इस्तेमाल करना, तो डेफर्ड कंजम्पशन। अब ये देखते हैं कि जिन चीज़ों की कंजम्पशन को आप डेफर कर सकते हैं, यानी मुलतवी कर सकते हैं, और रोटी है, आप कहें ये रोटी मैं आज नहीं खाता, तो ये नहीं हो सकता। आप रोटी की कंजम्पशन को डेफर नहीं कर सकते कि नहीं रोटी मैं नहीं खानी, आज रोटी खानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अब कहें कि दवाई, अगर बीमार है, आप कहें जी मैं इसकी कंजम्पशन नहीं करता, डेफर कर देता हूँ, नहीं खाता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी कंजम्पशन को आप डेफर नहीं कर सकते, नो नो डेफर्ड कंजम्पशन, जिनकी कंजम्पशन को आप डेफर नहीं कर सकते वो ज़रूरी हैं, वो लेस इलास्टिक हैं, उनमें तब्दीली इतनी नहीं आएगी, वो ज़रूरत बन जाएगी। और जिसके अंदर डेफर कर सकते हैं, समझ रहे हैं, जिसके अंदर सॉरी, जिसके अंदर आप डेफर कर सकते हैं, डेफर डेफर मीन जिसकी कंजम्पशन को आप मुलतवी कर सकते हैं। जैसे आप कहें जी कि मैंने जो है वो कारपेट ख़रीदना है, तो लेकिन अब आपको लगता है कि उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको कहते हैं नहीं जब सस्ती होगी तब ले लेंगे, तो उसमें तब्दीली ज़्यादा आ सकती है ना, तो वो मोर इलास्टिक है, ठीक है ना। यस, जिसके अंदर डेफर हो सकता है वो मोर इलास्टिक है, जिसके अंदर डेफर नहीं हो सकता वो लेस इलास्टिक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन खानी है, तो वो डेफर नहीं हो सकती, वो ज़रूरत है, जो ज़रूरत होती है वो लेस इलास्टिक होती है। जो जिसमें डेफर कर सकते हैं, यानी मुलतवी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कारपेट है, आपने कहा जी नहीं मैं अभी इसको नहीं लेता, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है मुझे, तो वो मोर इलास्टिक है, उसमें ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये पर्सन टू पर्सन अब वेरी करता है, अब आप हर दफ़ा नहीं ये कह सकते, ठीक है ना जी। एक एक किताब है, जैसे इकोनॉमिक्स की किताब है, आपके मैं नहीं खरीदता, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूरत तो है, आप उसको कितना डेफर करेंगे, आपको ख़रीदनी पड़ेगी। और वो मैंने एक वैसे किताब से याद आया कि मैंने एक स्टूडेंट के ज़िम्मे लगाया हुआ है, वो जो एडिशन मैंने आपको बताया ना सीमा का, वो वाला, यानी 2011 वाला जो एडिशन है, या 12 वाला भी ठीक है, वो असल में पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये बाज़ार में जो मिलती है सीमा की बुक, वो मिलती है 2019, 20 और 16 वाली मिलती है, वो हमारे सिलेबस के मुताबिक नहीं है। तो वो मैंने एक स्टूडेंट के ज़िम्मे लगाया समी के, तो वो बेचारा खुद पे कर रहा है उसको, फोटोस्टेट वालों को, और वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करवा रहा है मोहम्मद समी। तो वो इंशाल्लाह उसने मुझे कहा है कि मैं 1-2 दिन तक आपको किताब भिजवाता हूँ, फिर आप सबको दे दीजिएगा। तो वो इंशाल्लाह जो ही वो पीडीएफ में बुक आती है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो वहीं से आपने प्रिंट ले लेना है, और उसको प्रिंट लेके उसको बाइंड करवा के वहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल जो है वो मैंने आपको ये कहा हुआ है कि सीमा की बुक के अलावा हमने कोई बुक नहीं पढ़नी, वहीं से ही सारा पेपर आना है, वहीं से ही सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों ने, तो उसी से ही तैयारी करनी है, बस ये आपने ज़हन में बिठा लें, उसमें उसको अच्छी तरीके से तैयार करना है आप लोगों ने। अच्छा, तो अब आ जाएँ पाँचवीं जो चीज़ है, पाँचवां जो फैक्टर है, वो है हैबिट्स एंड कस्टम्स, हैबिट्स एंड कस्टम्स। तो हैबिट कहते हैं आदतें, ठीक है ना। हैबिट्स किसे कहते हैं, आदत को। कस्टम कहते हैं रस्म व रवाज को, जो रस्में होती हैं, रवाज होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब वो जो हैबिट्स हैं, वो उसमें तब्दीली ज़्यादा ला सकते हैं आप। आपकी कोई आदत हो, आप फ़र्ज़ करें आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट की आपको पीने की आदत है, और पता चलता है कि प्राइस जो है उस सिगरेट की वो बढ़ गई है, तो आप उसकी डिमांड में कितनी तब्दीली लेके आएंगे, इतनी या इतनी, इतनी लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते, कम तब्दीली आएगी। तो जो चीज़ हैबिट में होती है वो लेस इलास्टिक होती है, समझ आ गई। हैबिट्स में,
ज़्यादा तब्दीली नहीं लाई जा सकती और इसी तरीके से उनमें भी ज़्यादा तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो हैबिट्स एंड कस्टम्स आर लेस इलास्टिक। मेरी बात समझ आ गई? हैबिट्स एंड कस्टम्स आर लेस इलास्टिक। कस्टम रस्म रिवाज हैं, रस्म एक रस्म है आपकी, और वो ये है कि आपने शादी जो अब करनी है वो आपने शादी हाल में करनी है। तो अब बताएं, अब शादी हाल वाला ये रस्म बन गया, अब घर में शादी नहीं होती। अब सबको बारों बार ही लोग छोड़ के आ जाते हैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, वो घर से नहीं विदा अलविदा कहते, तो वो शादी हाल से ही लोग कर देते हैं। तो हैबिट अपना कस्टम बन गया ना, रिवाज बन गया। और पता चले शादी हाल वालों ने कीमत ज़्यादा कर दी, तो वो कितनी की उसकी डिमांड में कमी ले आएंगे, इतनी। समझ आ रही? तो इतनी, यानी कितने लोग यानी उसकी डिमांड में कमी ले आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे, हो सकता है एक दो और ना जाएं, घर से करते हैं शादी, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी डिमांड में कमी नहीं करेंगे। यानी शादी हॉल की कीमत में इजाफा होने की वजह से शादी हॉल की डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी, बल्कि इतनी आएगी, आएगी कमी आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी। इसलिए जो कस्टम्स होते हैं और हैबिट्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। ज़रूरत होते हैं ना, फैशन है, तो वो आपने करना ही करना है, तो उसकी कीमत जितनी भी ज़्यादा हो आप पे करने को तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, ये कौन सी हेडिंग थी, 5वीं। तो नेक्स्ट हेडिंग है छठी। तो छठी हेडिंग है भी है कि कीमतों का मेयार। अब ये दो तरह के हैं। नंबर 1 वेरी हाई प्राइस, और एक है नंबर 2 वेरी लो प्राइस। आप मुझे बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी जो लेस लास्टिक होंगी और कौन सी मोर लास्टिक होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक जूता है वो 500 रुपये का आता है। एक जूता कितने का आता है? 500 रुपये का आता है। ये शू प्राइस है ना, शू प्राइस कितनी है? 500 रुपये। और एक जूता जो है वो है फॉर एग्जांपल वो आता है 5,000 रुपये का। ये आपके सामने 500 कहाँ पे और 5,000 कहाँ पे। तो इन दोनों में क्या है, इनकी कीमतों में आप फर्क देखिए। अच्छा जी, तो आपको नज़र आया होगा कि एक जूता 500 रुपये का है और एक जो है वो 5,000 रुपये का है। तो कौन सा लेस इलास्टिक है? कौन सा लेस इलास्टिक है? दोनों ही लेस इलास्टिक है। क्यों भला? दोनों ही क्या है? लेस इलास्टिक है। क्यों भला? क्योंकि वेरी हाई प्राइस पे कौन लोग खरीदते हैं? वेरी रिच पीपल। और वेरी लो प्राइस पे कौन खरीदते हैं? पुअर पीपल, है ना। अब आप एक अमीर शख्स से कहें कि वो 5,000 वाला जूते ना ले बल्कि 500 वाला ले ले, वो ले लेगा? उसमें इतनी बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है वो? नहीं। इस तरह एक 500 वाले से कहें कि आप 5,000 वाला ले लें, तो वो इतनी ज़्यादा तब्दीली लेके आ सकता है? नहीं। वो 500 के बजाय 600 वाला ले लेगा, या 500 के बजाय 300 वाला ले लेगा। तो वो इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। जिन्होंने घड़ी 1 लाख वाली बांधनी है ना, उन्होंने 1 लाख वाली बांधनी है, और जिन्होंने 100 रुपये वाली घड़ी पहननी है उन्होंने 100 वाली पहननी है। तो वो उनकी उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। 1 लाख वाले से कहें 100 वाली पहन ले घड़ी, टाइम ही देखना है ना, तो वो कहेगा नहीं मैं तो 1 लाख वाली पहनूंगा। और इसी तरीके से 500 वाले से कहें कि 1 लाख की पहने, तो वो कहेगा भाई मैं पागल हूँ, मैं इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनूं। तो दोनों
दोनों किस्म की चीज़ें जो है, दोनों किस्म के लोगों के लिए उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है। वेरी हाई प्राइस पे ख़रीदना वेरी रिच पीपल के लिए ज़रूरत है, और वेरी लो प्राइस पे चीज़ों को ख़रीदना वेरी पुअर पीपल के लिए ज़रूरत है। वो उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए दोनों जो हैं वो लेस इलास्टिक। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद है नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, 7th हेडिंग। आपने इसको समझना है इन चीज़ों को कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब आप क्या करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी पहले कि कुछ लोग बहुत अमीर लोग थे और कुछ लोग बहुत गरीब लोग थे, अब जो पुअर हैं वो पुअर पीपल फर्ज करें रिच हो जाते हैं, और जो रिच हैं, रिच पीपल जो हैं वो पुअर हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब जो जो चीज़ें पहले लेस इलास्टिक थी वो सब दोनों के लिए क्या हो जाएंगी, मोर इलास्टिक हो जाएंगी। समझ आई बात? अब वही 500 वाला जूता उसके लिए मोर इलास्टिक हो जाएगा, और उसके लिए वही 5000 वाला जूता वो मोर इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों ज़्यादा तब्दीली लेके आएंगे। गरीब आदमी अब अमीर हो गया है तो अब 500 के बजाय 5000 वाला जूता खरीद सकता है ना। इस तरीके से अमीर आदमी अब गरीब हो गया है तो वो क्या करेगा, अब वो 5000 के बजाय 500 वाला खरीद सकता है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चेंज होगी, डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। लेस इलास्टिक से वो क्या हो सकती है, मोर इलास्टिक हो सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 7th हेडिंग के बाद 8th पे आते हैं। 8th पे मैं बता रहा हूँ रिलेटिव इम्पोर्टेंस, रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। अब मैं एक जगह आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं कि मैं एक जगह पे इंटरव्यू लेने के लिए गया, तो मैंने एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, टीचर था, उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ रिलेटिव, तो उसने कहा रिलेटिव मीन्स सर रिश्तेदार। तो मैं तो इकोनॉमिक्स में पूछ रहा था ना, तो उसने कहा रिश्तेदार। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपको तो पता है। तो रिलेटिव का मतलब इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करें तो रिश्तेदार ही होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव का मतलब है इन कंपैरिजन विद, इन कंपैरिजन विद, यानी जब आप किसी से मुकाबला कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हैं रिलेटिवली ये बेहतर है। मतलब दो सूट आपके पास पड़े हुए हैं, दो सूट हैं, तो आप कहते हैं कि दिस सूट इज मोर बेटर देन दिस। तो ये रिलेटिवली आप बता रहे हैं, यानी इन कंपैरिजन विद दिस सूट इज मोर बेटर, है ना। या आप कहते हैं कि ये दो टेलीविज़न है तो इनमें से आप कहें, तो आप कहते हैं रिलेटिवली ये बेहतर है, यानी कंपैरिजन करते हुए देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन करना। इम्पॉर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब ये ज़रा समझें, आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा बजट। ये हम आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे भी, अभी बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, तो बजट भी आएगा, तो ये पूरा चैप्टर आएगा बजट का। लेकिन फ़िलहाल बजट मैं बता रहा हूँ, बजट का लफ्ज़ सुना हुआ है ना आप लोगों ने। तो बजट का मतलब है, बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान, ये वैसे मैं बोल देता हूँ, बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान विच शोज़ द एंटीसिपेटेड रेवेन्यूज़ एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ ईयर। समझ रहे हैं, अगर साल का है तो, यानी बजट शोज बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान विच शो एंटीसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, विच शोज द एंटी, मतवक्के जिसे कहते हैं,
which shows the anticipated revenues and proposed expenditures। प्रपोज मीन जो आपने तजवीज़ की है कि मैंने यहाँ यहाँ खर्च करना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बजट क्या होता है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड का होगा, एक दिन का भी बजट बना सकते हैं, एक महीने का भी, एक साल का भी, डिपेंड करता है जो भी टाइम। तो उसमें बजट हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, प्लान होता है ना, प्लान हमेशा आने वाले दिनों के लिए होता है। तो बजट प्लान है और फाइनेंशियल प्लान है, और ये आपके एंटीसिपेटेड रेवेन्यू को शो करता है कि रेवेन्यू कितने मिलेंगे आने वाले दिनों में, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्च करेंगे और कितनी देर के लिए होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो ये बजट की कहानी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बजट जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनकम यानी रेवेन्यू, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर यानी अखराजात। अब जब मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर एक्स आपके एक महीने का एक्सपेंडिचर क्या है, या आपके एक महीने का बजट बताएं, तो आपके घर का भी बजट बनता है, आपके शहर का भी बजट बनता है, आपके सूबे का भी बजट बनता है, आपके मुल्क का भी बजट बनता है, और आपका भी बजट होता है एक महीने का। अगर आप बना रहे हैं कि मेरी इनकम इतनी है मेरे, तो बजट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है, किसी शहर का, किसी मुल्क का, किसी घर का, किसी फर्द का, किसी का भी हो सकता है। तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा घर का बजट में बात करता हूँ। ये घर का बजट है, ठीक है ना जी। और देखें बजट के दो पार्ट हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। और इधर हमने लिखा था रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ पहुँच गए, हम बजट के एक पार्ट की तरफ बात कर रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, फ़र्ज़ करिए कि आपकी जो इनकम है वो आपको पता चलती है जी कि इनकम यहाँ यहाँ से आनी है। वो आप जो भी सोर्सेज होंगे, एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, जो भी होगा वो आप बता देंगे कि शॉप से इतने पैसे आने, तो शॉप का रेंट इतना आएगा, अब्बू जान इतने पैसे कमा के लाएंगे, अम्मी अगर काम करती हैं, वर्किंग वीमेन है तो इतने पैसे आएंगे। तो आपके पास जितने भी सोर्स होंगे वो सारे इधर आप लिखते जाएंगे। फिर आप एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। तो मैं 3-4 एक्सपेंडिचर गिनवा रहा हूँ, आपने वो गिनने के बाद ज़रा मुझे बताना है क्या कहते हैं आप लोग। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि टूथपेस्ट है, और उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में आप 100 रुपये खर्च करते हैं। फिर मैं कहता हूँ न्यूज़ पेपर है, तो न्यूज़ पेपर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 रुपये खर्च करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि क्लॉथ हैं, और उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं एक माह के अंदर। ये हम फॉर 1 मंथ बजट बना रहे हैं, फॉर 1 मंथ बजट बना रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये 10,000। और इसी तरीके से हम लोग थोड़े से वो उसमें नोटोरियस हैं गोश्त खाने के मामले में। तो फ़र्ज़ करें कि आप 8,000 रुपये आप गोश्त पे भी खर्च करते हैं एक महीने में। अब आप बताएं इसमें से कौन सा लेस इलास्टिक है, कौन सा मोर इलास्टिक है। 4 मैंने एक्सपेंडिचर गिनवाए हैं आपको जो घरों में होते हैं। तो टूथपेस्ट है, फिर न्यूज़पेपर है, फिर क्लॉथ है, फिर मीट है। तो कौन सा लेस इलास्टिक है और कौन सा मोर इलास्टिक है, यानी किस में ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है, किस में कम तब्दीली लाई जा सकती है ना। तो आप डिफरेंट आपकी ओपिनियन हो सकती है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं, ये लेस इलास्टिक, और ये दोनों जो हैं ये मोर इलास्टिक हैं। क्यों भला? क्योंकि जिन चीज़ों पे अखराजात थोड़े होते हैं उसमें कितनी की तब्दीली ले आएंगे आप? 100 रुपये में कितनी की तब्दीली ले आएंगे? 80 वाला ले लेंगे या 110 वाला ले लेंगे?
न्यूज़पेपर एक दिन की नहीं खरीदेंगे, 2 दिन की नहीं खरीदेंगे तो 800-900 रुपये पे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन इस जिसके अंदर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जिस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसमें तो ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है ना, कि 10,000 रुपये खर्च हो रहा है तो आप 4,000 कर लें। इस तरह 8,000 खर्च कर रहे हैं तो इसको भी 3-2, 3-4, 4-5 पे ले आएँ। तो इसमें ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है क्योंकि इस पे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। इन पे तो अखराजात ही थोड़े से हो रहे हैं। तो ये एक और तरीका है बताने का कि रिलेटिवली जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर देखना है आपने कि रिलेटिवली इफ यू आर स्पेंडिंग लेस ऑन सम कमोडिटीज दैट वुड बी लेस लास्टिक, and if you are spending more on some commodities you can have more change in the demand of that particular commodities, and this would be more elastic। ठीक है, तो जिसके ऊपर आपके टोटल एक्सपेंडिचर, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर आप निकालें, फर्ज करें आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है 1 लाख रुपए, ये टोटल एक्सपेंडिचर है आपका, समझ रहे हैं ना। और इधर आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल आ जाती है, कुछ तो आएगी, फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपये आ जाती है, ठीक है ना जी। तो जो ये इनकम वो है इसको छोड़ें, इस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर इस 100 रुपये की क्या औकात है, इस टोटल 1 लाख रुपए के अंदर 1,000 रुपये की क्या औकात है, लेकिन इस 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 की क्या औकात है, ज़्यादा औकात है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। आई बात समझ, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन एक्सपेंडिचर, समझ आई। एक्सपेंडिचर मींस टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी इंडिविजुअल जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी टोटल एक्सपेंडिचर में कितना सिग्निफिकेंट जो है वो पोर्शन है जो उसको कवर करता है। तो आपके ख्याल में ये 100 और ये 1,000 या 10,000 या 8,000, तो आप कहेंगे इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, इन दोनों की ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा तब्दीली भी नहीं ला सकते। जिनकी ज़्यादा पोर्शन है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर वो ज़्यादा तब्दीली उनमें लाई जा सकती है, समझ आ गई बात। तो अगर आप टोटल टूथपेस्ट पर एक्सपेंडिचर निकालें, यानी एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट तो 100 रुपये है, लेकिन रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट निकालें, रिलेटिव यानी रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट, तो वो आएगा एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो आएगा 100/1,00,000। मेरी बात समझ आई, तो ये 1,00,000 आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा आपके सामने आएगा। तो इसी तरीके से रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन न्यूज़पेपर निकालें, तो वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन न्यूज़पेपर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो कितना है, 1,000/1,00,000। समझ आई बात। इसी तरीके से रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्लॉथ पे कितने खर्च कर रहे थे हम लोग, 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 है ना। तो अब आपको रिलेटिव एक्सपेंडिचर भी निकालना आगे, तो आपने टोटल जो एक्सपेंडिचर हो वो ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करना है, तो ये बनता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द टोटल एक्सपेंडिचर। तो रूल क्या समझ आया, रूल ये समझ आया कि जिन चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, मोर एक्सपेंडिचर मोर रिलेटिव एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि आपने टोटल एक्सपेंडिचर में से उस चीज़ पर एक्सपेंडिचर को देखना है, तो वो मोर इलास्टिक होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है। 10,000 के अंदर ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है, 8,000 के अंदर ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है, और लेस रिलेटिव एक्सपेंडिचर होगा तो वो क्या होगा, वो लेस इलास्टिक होगा। ये रूल है, समझ गए। तो ये है जी स्टोरी। उसके बाद टाइम की बात करते हैं हम लोग। टाइम
आखिरी हेडिंग है इसकी, वो है टाइम। ये हेडिंग थी 8वीं, तो 9वीं जो हेडिंग है वो है टाइम, टाइम एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि दो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आपने ये देखना है कि कंज्यूमर्स कितना टाइम लेते हैं प्राइस, जो नई प्राइस आई है उसके अंदर एडजस्ट होने के अंदर, ठीक है ना। जैसे अब पेट्रोल की कीमत आपको पता चलता है 100 है तो वो 150 हो जाए, तो आप कितनी देर के अंदर इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर जाएंगे और अपना एक्सपेंडिचर पैटर्न उसके मुताबिक चेंज करेंगे कि यार अब पेट्रोल पे हमारा ज़्यादा खर्चा होना है, क्योंकि वो 100 रुपया था तो अब वो 150 पे चला गया है, तो आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीवी की कीमत जो है, टेलीविज़न की कीमत जो है वो कम हो जाए, तो उसकी डिमांड जो है वो इमीडिएटली जो है वो नहीं बढ़ेगी, नहीं समझ आई। क्योंकि ये थोड़ी है कि फौरी तौर पे लोग भाग के जाकर टीवी ले आएंगे, टीवी की कीमत कम हो गई, उनको टाइम लगेगा एडजस्टमेंट होने में। तो इतना ज़्यादा क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज करना पड़ता है कि ठीक है ये चीज़ अब महंगी हो गई है तो अब हमने ये लेनी है या नहीं लेनी है, तो इधर से इधर फलानी चीज़ के पे एक्सपेंडिचर कम करके इस पे ज़्यादा कर देते हैं, और इधर ये सस्ती हो गई है तो इसको बढ़ाना है और उधर ऐसे करना है। तो ये सारा उन्हें अपना बजट में एक्सपेंडिचर को चेंज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी उतनी देर से तब्दीली आएगी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड होगा उतना ही तब्दीली ज़्यादा आएगी, यानी टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गर द टाइम पीरियड, द लॉन्गर द टाइम पीरियड और ग्रेटर द इलास्टिसिटी, है ना, ग्रेटर द इलास्टिसिटी, और शॉर्टर द टाइम पीरियड शॉर्टर द इलास्टिसिटी। ये रूल आपने याद रखना है। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में हमने क्या किया, इस टॉपिक में हम लोगों ने प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हेडिंग्स थी, और इसमें हमने यही देखना था कि ये इसके कितने फैक्टर हैं। तो मैंने आपको तकरीबन 8-9 फैक्टर्स बताए हैं इसके, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी या तो मोर होती है या लेस होती है। तो कितने फैक्टर्स हमने पढ़े हैं? 9 फैक्टर्स, 9 हेडिंग्स थी ना इसकी। तो और इसमें यही देखा है कि कब नेचर ऑफ द गुड की वजह से इलास्टिसिटी किस तरह चेंज होती है, फिर सब्स्टिट्यूट की वजह से इलास्टिसिटी कैसे चेंज होती है, यूजेस की वजह से, फिर डेबिट कंजम्पशन की वजह से, हैबिट कस्टम की वजह से, प्राइस लेवल, टाइम, एक्सपेंडिचर, ये सारी हमने बातें की।